नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर और जगन्नाथ यात्रा के तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को कल वर्चुअल माध्यम से धनराशि वितरित करेंगे। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शांति के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन किया। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने कठुआ जिले में पाकिस्तान की ओर से भारी मात्रा में हथियार ला रहे उत्तर कोरियाई ड्रोन को गिराया। देश का प्रमुख फिल्म महोत्सव मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप की वृद्धि होना गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब तक 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत का स्टार्टअप तंत्र केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी उद्यमी उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप जगत में सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा मार्गदर्शक स्टार्टअप को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है और नव उद्यमों के संस्थापकों को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पद्म सम्मान से पुरस्कृत और सफल उद्यमी श्रीधर वेम्बू का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सफलता के पीछे युवा शक्ति, प्रतिभा और सरकार का मिलाजुला प्रयास है। श्रीधर वेम्बू जी को हाल ही में पद्म सम्मान मिला है। वह खुद एक सफल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अब उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को ग्रूम करने का भी बीड़ा उठाया है। श्रीधर जी ने अपना काम ग्रामीण इलाके से शुरू किया है। वे ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रहकर इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री मोदी ने मीरा शेनॉय का भी जिक्र किया। मीरा ग्रामीण, जनजातीय और दिव्यांग युवाओं के लिए बाजार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। मीरा शेनॉय जी भी ऐसी एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूथ के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैंने यहाँ तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर के स्वयं सहायता समूह से मिले उपहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद का स्नेह भी है। ये तंजावुर की विशेष गुड़िया है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गुड़िया खूबसूरत तो है ही, इसके साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है।
तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को तारगईगल कई विनयी पोरुत्कल वीरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात ये है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुट रखती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने एक बालिका कल्पना का उदाहरण दिया, जिसका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से परिपूर्ण है। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है, लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो भाषाई विविधता को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू का उदाहरण दिया। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। वहां कुछ लोग यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से बहुत दुखी हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ अनेक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है मानवता के लिए योग। श्री मोदी ने कहा कि देश में अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 75 प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने शहर, कस्बे या गांव में किसी विशेष स्थान पर योग दिवस मनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निरंतर शोध, वैज्ञानिक प्रमाणन और तकनीकी मापदंडों की कसौटी के माध्यम से आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्होंने सरकारी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी शुभारंभ किया। श्री कोविंद ने कहा कि भारत गांवों का देश है और गांवों में आज भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है। उसका स्थान अब तक किसी भी चिकित्सा पद्धति ने नहीं लिया है। देश के लोगों की अपेक्षा है कि लोगों के उपचार एवं महामारी विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन के माध्यम से आयुर्वेद की पहुंच, प्रभावशीलता और लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। हमारे जीवन का परम ध्येय है सुखी जीवन जीना और दीर्घायु प्राप्त करना। आयुर्वेद इस ध्येय को प्राप्त करने का एक सरल और सुगम उपाय है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला रखी। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर पर 631 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
श्री शाह ने इसके लिए धनराशि आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस विश्व स्तरीय खेल परिसर से बच्चों और युवाओं में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मोटेरा में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के निकट सरदार पटेल खेल परिसर और अन्य ऐसी सुविधाओं से अहमदाबाद में ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित करने में मदद मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि उनके प्रतिनिधित्व वाला गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 तक देश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर संपर्क के लिए अधिक वित्त पोषण और बुनियादी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर भी जोर दे रही है। सरकार समेकित संपर्क सुविधाओं के लिए जलमार्गों के बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, क्योंकि जलमार्ग किफायती परिवहन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। गुवाहाटी में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य समूचे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार हैं और बेहतर संपर्क सुविधाओं से इस क्षेत्र में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर और जगन्नाथ यात्रा के तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को कल वर्चुअल माध्यम से धनराशि वितरित करेंगे। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शांति के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन किया। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने कठुआ जिले में पाकिस्तान की ओर से भारी मात्रा में हथियार ला रहे उत्तर कोरियाई ड्रोन को गिराया। देश का प्रमुख फिल्म महोत्सव मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ कल वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य कार्ड की पासबुक जारी करेंगे। ये योजना प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 29 मई को ऐसे बच्चों के लिए शुरू की थी जिनके माता पिता दोनों की या कानूनी अभिभावकों की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से देश भर के लाभार्थी बच्चों से बातचीत भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चों के लिए ये योजना बड़ा सहारा बनी है। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को खोना पड़ा, लेकिन पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्नाव जिले की जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया, जनपद उन्नाव में ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता अभिभावकों को खोया है और उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे के प्रारंभ से उसकी शिक्षा से लेके उसकी उच्च शिक्षा तक का पूरा सहयोग सरकार द्वारा बच्चे का किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे की पढ़ाई से लेके उसके रहने का, उसकी उच्च शिक्षा में अगर वो एजुकेशन लोन तक भी लेता है तो वो भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 441 बच्चों को
केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ मिल रहा है और उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 9 मंत्रालयों और विभागों की 16 योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन के नाम से ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम शिमला में होगा। इसमें प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र प्रायोजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। इसके अंतर्गत गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के बैंक या डाकघर खाते में 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में अंतरित की जाती है। इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। जम्मू के डोडा जिले से कुछ लाभार्थी महिलाओं ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं व्यक्त की। जी, मेरा नाम रोजिया बेगम है। पीएम मातृ वंदना से हमें ये फायदा मिला। पहली डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा पेट में था, पहली किस्त मिली, दवाइयाँ मिली, ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद डिलीवरी हुई, उसके बाद एक किस्त मिली, उससे भी हमें फायदा मिला। मेरा नाम रजनी देवी है। कोरोना के टाइम बहुत सारी परेशानियां होती थी, तो हर चीज का मुश्किल उठानी पड़ती थी, जैसे बच्चों का डायपर, दूध वगैरह। तो इस योजना से हमें काफी फायदा हो गया। मेरा नाम सलोनी बेगम है। मैं डंडी 1 की रहने वाली हूँ। जब ये आंगनवाड़ी हेल्पर मेरे घर में आई, उन्होंने मुझे इस स्कीम के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड का आधार अकाउंट नंबर लिया और पहले 1,000 मिला, फिर 2,000 मिले, फिर डिलीवरी के 3 महीने बाद 2,000 और मिले। तो इस स्कीम से बहुत फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन कर्नाटक से और पीयूष गोयल महाराष्ट्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र सिंह नागर, दर्शन सिंह और संगीता यादव को, उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। घनश्याम तिवारी राजस्थान से, सतीश चंद्र दुबे बिहार से और कृष्ण लाल पमार हरियाणा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने झारखंड जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर पूरे विश्व में शांति रक्षा अभियानों में लगे शांति रक्षकों के साहस और समर्पण को नमन किया है। डॉक्टर जयशंकर ने इन अभियानों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शांति रक्षकों का स्मरण किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प के साथ एक साक्षात्कार वर्ल्ड न्यूज में प्रसारित करेगा। ये साक्षात्कार आज रात 10:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम मुंबई में शुरू हुआ। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में विश्व भर के फिल्म निर्माता हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 30 देशों की 808 फिल्मों को प्रवेश मिला है। महोत्सव में बांग्लादेश की 11 फिल्मों का भी प्रसारण होगा। ये महोत्सव ऑनलाइन भी देखा जा सकता है और इसमें प्रवेश निःशुल्क है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा कि महोत्सव में न केवल कुछ विशेष और प्रतिस्पर्धी फिल्मों का प्रदर्शन होगा, बल्कि फिल्मों से जुड़े लोग जानी मानी फिल्मी हस्तियों के साथ कार्यशालाओं और विभिन्न सत्रों में भाग भी ले सकेंगे। मास्टर क्लास, कार्यशालाओं, आपस में संवाद सत्रों और खुले मंच और व्याख्यान प्रदर्शन के माध्यम से प्रमुख फिल्म हस्तियों से मिलने और उनसे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। फिल्म जगत को भी और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों को भी और जो आज यहाँ पर सब मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जुड़ने आए हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने का और आपके अनुभव से बहुत कुछ जानने का अवसर भी मिलेगा। और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने महोत्सव का उद्घाटन किया। जाने माने वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और फिल्म इतिहासकार संजीव नार्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार
सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। संसदीय कार्य मंत्रालय कल से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसके तहत मंत्रालय वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ यूथ पार्लियामेंट का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहा है। ट्यूटोरियल में आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस विशेष सप्ताह के दौरान कुछ स्कूल युवा संसद कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। और आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक। आज स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जयंती है। उनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में कन्हैयालाल ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्हें कई वर्ष जेल में बिताने पड़े। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो कन्हैयालाल ने उसी दिन विकास समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। कन्हैयालाल के लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, वो समाज के नैतिक विकास के लिए लिखा करते थे। एक बार नेहरू जी ने प्रभाकर से पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? इस पर प्रभाकर ने उत्तर दिया, पंडित जी, अब हमारा देश बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांधों और भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। ईंटों और गारे की बनी संरचनाएं मनुष्यों से ऊंची हो रही हैं। ऐसा समय आएगा जब राष्ट्र को महान नेताओं की जरूरत होगी। मैं ऐसे साहित्य के लेखन में व्यस्त हूँ जिससे भविष्य में नेतृत्व के पनपने में सहायता मिलेगी। कन्हैयालाल की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार प्रमुख हैं। कन्हैयालाल देश की जनता के लिए निरंतर लेखन करते रहे और 1995 में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हमारा शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 29 मई 1933 को हुआ था। पेशे से पत्रकार लोकराम राष्ट्रवादी लेख लिखा करते थे, जिन पर कई बार ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंध लगा देते थे। वे नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। लोकराम का जन्म 1890 में सिंध प्रांत में हुआ। संस्कृत भाषा में लोकराम की विशेष रुचि थी और इसी रुचि के कारण 15 बरस की उम्र में वो अपने मित्र के साथ संस्कृत पढ़ने वाराणसी गए। वाराणसी में निवास के दौरान उन्हें बंग भंग विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलवाया गया। 1907 में वापस सिंध पहुंचने तक वे राष्ट्रवादी भावनाओं से परिपूर्ण हो चुके थे। अपने गृह नगर में वे जाने माने सिंधी नेताओं चोइथराम गिडवानी, जयराम दास और दौलत राम से जुड़े। लोकराम ने 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकराम
लोकराम के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन किया गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक संगठन रास मंडली बनाया। इसके उपरांत लोकराम ने अरबी लिपि के बजाय देवनागरी लिपि में सिंध भास्कर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर हिंदू कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस को जब्त कर लिया। लोकराम नयन राम शर्मा कई बार जेल गए, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो बीमार हो गए। 29 मई 1933 को उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा को हमारा नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी सोमाय सोरेन का भी स्मरण कर रहे हैं। वो झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और दुमका जेल भेज दिया गया। जेल में ही 29 मई 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद सोमाय सोरेन को हमारा नमन। हम शहीद इस्सा मोहम्मद को भी आज याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। एक मुठभेड़ में कंपनी सेना ने मोहम्मद को पकड़ लिया। 29 मई 1858 को उन्हें आजीवन कैद की सजा देकर निर्वासित कर दिया गया। हिरासत से निकलने का प्रयास करते समय 1859 में मोहम्मद को गोली मार दी गई। शहीद मोहम्मद को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने उच्च शिक्षा संस्थानों और शिक्षक शिक्षण संस्थानों के शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। ये पोर्टल हाल ही में शुरू किए गए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में है। इस पोर्टल से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज तड़के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान से विस्फोटक सामग्री ला रहे उत्तर कोरिया के एक ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। इसमें 7 चुंबकीय बम और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ग्रेनेड मिले हैं। इस बीच सेना और पुलिस ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट बागिया लदरा गांव से 50 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 44 किलो मादक पदार्थ बरामद किए हैं। कल पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सीमा पार से तस्करी कर लाई गई हेरोइन बरामद की गई। नेपाल में लापता हुए एक प्राइवेट विमान का मुस्टांग के कुआंग में पता चल गया है। इस विमान में 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे। ये विमान मानापाथी हिमल के भूस्खलन में लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाली सेना दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अधिक जानकारी के लिए आपात हॉटलाइन नंबर उपलब्ध कराया है। नंबर है 977-9851-107021। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में इस समय गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में 1 विकेट पर 31 रन बना लिए थे। फ्रेंच ओपन टेनिस में वर्तमान चैंपियन नोवाक जोकोविच, इटली की मार्टिना ट्रेविसन, कनाडा की लिला फर्नांडेज और अमेरिका की कोको गॉफ ने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर और जगन्नाथ यात्रा के तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को कल वर्चुअल माध्यम से धनराशि वितरित करेंगे। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शांति के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन किया। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने कठुआ जिले में पाकिस्तान की ओर से भारी मात्रा में हथियार ला रहे उत्तर कोरियाई ड्रोन को गिराया।
और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।